हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करेगा यूएस प्रेसिडेंट के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक नया तहलका मचाया है। उन्होंने बोला है कि वो अगले तीसरे टर्म को लेकर भी सीरियस है। पहला सवाल, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति 3 बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता है, और ये बातें क्यों ये कर रहे हैं कि अब ऑप्शन खुला है। तो इन सारी चीज़ों को इनमें समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपके पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंपैरिजन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में टर्म लिमिट नहीं है। अब जितनी बार चाहे उतनी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। क्या लिमिट्स हैं और क्या ये थर्ड टर्म की नई कहानी है, इसको जानते हैं। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपने तीसरे टर्म को लेकर मजाक नहीं कर रहे। उनको लगता है कि एक लीगल लूप होल है जिसका फायदा उठा के वो तीसरे बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अभी वर्तमान में अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। उनके ऊपर एक टर्म की लिमिट है। अब ये लिमिट क्यों आई? क्योंकि उनके संविधान में किया गया संशोधन। ये संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लगातार 4 टर्म तक प्रेसिडेंसी की थी, 1933 से लेकर 1945 तक। तो इन्हें ऐसा लगा था कि नहीं, जरूरत है कि एक लॉ बनाया जाए। पहले क्या था, जो उनके पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने खुद से ही स्वेच्छा से कहा था कि वो 2 टर्म से ज्यादा नहीं सर्व करेंगे एज प्रेसिडेंट। अगर वो जीत भी जाते हैं चुनाव तो 2 बार ही राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन इस नियम को, जो कि नियम नहीं था, एक वॉलंटरी रूल था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जोड़ा था। 4 बार राष्ट्रपति बने थे वो। उसके बाद इन्होंने संविधान में किया था 22वां संशोधन, 22nd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया कि यूएस प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही चुन के आ सकते हैं। तो ये तो तय है। और अमेरिका के संविधान में किसी भी लिमिट को हटाना या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत मुश्किल काम है। इस 22nd अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अमेरिका में नियम यह है कि 4 साल का टर्म होता है, यानी 4 + 4 8 साल। लेकिन एक नियम और है कि अगर मान लो कोई 2 बार से राष्ट्रपति है, पहले मान लो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति था, वो उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति की डेथ हो गई या कोई दिक्कत आ गई, तो वो 2 साल उन्होंने सर्व किया एज प्रेसिडेंट, फिर वो चुनाव लड़े, फिर 4 साल राष्ट्रपति बने, फिर चुनाव लड़े, फिर 4 साल राष्ट्रपति बने। इस केस में वो 8 साल के बदले में 10 साल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। यानी कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट 2 साल के लिए प्रेसिडेंट रह गया, उसको जोड़ लिया जाए और प्रेसिडेंट के टर्म पे 2 टर्म रहा, तो वो 10 साल तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। मान लो अभी जैसे कमला हैरिस थी, कमला हैरिस हो सकता है जो बाइडेन बीमार पड़ जाते तो 2 साल के लिए वो इसलिए राष्ट्रपति बनती क्योंकि वो उपराष्ट्रपति थी, लेकिन राष्ट्रपति बीमार पड़ गए, तो उसको गिना नहीं जाता इनके 2 टर्म में। अगले 2 टर्म वो चुनाव लड़के एज ए राष्ट्रपति जीतती तो वो फुल टर्म सर्व कर सकती। यानी मैक्सिमम आप 10 साल कर सकते हैं सारे तोड़ लगा के, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह आप 2 बार ही अपना लिमिट पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम टेन्योर 10 साल तक का हो सकता है। 2 साल एज सक्सेसर और 2 साल फुल टर्म। तो ट्रंप 16 में जीते, 24 में जीते, हालांकि कंटिन्यूस नहीं था, लेकिन फिर भी वो थर्ड टर्म नहीं पूरा कर सकते। यहां पर अब जिस इन्होंने कहा है कि एक लूप होल है, वो लूप होल क्या है? इनका कहना है कि जब जेडी वांस लड़ रहे थे उपराष्ट्रपति के लिए, जो उनके अभी भी राष्ट्रपति है, तब एक इनको आइडिया आया था कि क्यों ना अगर वांस राष्ट्रपति बन जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति बन के अगली बार चुनाव लड़ते हैं, और तो वांस रिजाइन कर देंगे तो प्रेसिडेंसी चली जाएगी इनके पास। यानी ये भी 4 8 पूरा करके 2 साल और सर्व कर सकते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनके संविधान में एक 12वां संशोधन भी है जो इस स्ट्रेटजी को ब्लॉक करता है। एज पर 12th अमेंडमेंट, कोई व्यक्ति अमेरिका का अगर 2 बार 2 टर्म राष्ट्रपति का पद सर्व कर चुका है तो दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल नहीं होता। और अगर आप प्रेसिडेंट के पद के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उपराष्ट्रपति के भी पद पे, वीपी के पद पे नहीं लड़ सकते। यानी वो जो उनका प्लान था कि ये वीपी बन जाएंगे, इनका जो अभी के वीपी है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, फिर वो रिजाइन कर देंगे तो ये पूरा टर्म पूरा कर पाएंगे, एक और टर्म मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तभी हो सकता था कि जब इन्होंने या तो पहला टर्म पूरा किया होता, उसके बाद ये उपराष्ट्रपति बने होते, राष्ट्रपति ने रिजाइन किया होता, 2 साल फिर ये राष्ट्रपति बनते, अगली बार फिर ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते, तब हो सकता था कि 10 साल इनको मिल जाते। पर क्योंकि इनके 2 टर्म पूरे हो जाएंगे, यानी ये इनके प्रेसिडेंट के 2 टर्म पूरे हो जाएंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए ये भी कहना गलत है। अब कहा जाता है कि एक और रास्ता हो सकता है कि अगर वीपी वाला रूट, वाइस प्रेसिडेंट बन के वो वहां से वो प्रेसिडेंट बने, ये रूट नहीं हो सकता, तो एक और रूट है बाय सक्सेशन। यानी अमेरिका में नियम ये है कि कोई व्यक्ति 2 बार चुन के नहीं आ सकता, 2 बार आप इलेक्ट नहीं हो सकते प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्ट होने के अलावा और भी तरीके हैं राष्ट्रपति बनने के। वहां पर ये नियम है कि मान लो प्रेसिडेंट बीमार पड़ गया, रिजाइन कर दिया, तो जो उपराष्ट्रपति है वो चुनाव लड़ते हैं। अब प्रेसिडेंट का 2 टर्म पूरा हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे, तो दोनों ही सिस्टम खत्म है। लेकिन मान लो प्रेसिडेंट बीमार पड़ गया, वाइस प्रेसिडेंट बीमार पड़ गया, फिर कौन बनेगा?
फिर बनता है स्पीकर ऑफ द हाउस, जो होते हैं वहां के, वो बन सकते हैं वहां के राष्ट्रपति, जो वहां का कार्यकाल दिखेंगे। तो अगर ट्रंप के पास प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने का ऑप्शन नहीं होगा तो वो हाउस का स्पीकर बन के चुनाव जीत के आए और बोले कि भाई देखो मेरा प्रेसिडेंट जो है वो बीमार पड़ गया, रिजाइन कर दिया, उपराष्ट्रपति भी बीमार पड़ गया, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, तो अब जब तक का टर्म है मैं ही राष्ट्रपति हूँ। तो वो एक तरीका हो सकता है जिसके तहत ये एक और कार्यकाल की बात कर सकते हैं, लेकिन काफी मुश्किल है। और चौथा तरीका ये है, एक और तरीका जो कहा जाता है वो है 22वां अमेंडमेंट आप रिपील कर दो, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए दोनों ही हाउसेज में, जो कि बहुत मुश्किल है। 2/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए, 38,000 राज्यों से इनको रेटिफाई कराना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम है, तो वो तो होने से रहा। तो इसलिए इनके पास जो 3 विकल्प है, वो तीनों ही विकल्प काफी उल्टे पुल्टे से है। पहला, उपराष्ट्रपति बने, वो बन नहीं सकते 2 टर्म के बाद। तीसरा, हाउस ऑफ स्पीकर पे चले जाए, वो भी मुश्किल लग रहा है। तीसरा, ये संशोधन करे संविधान में, वो भी मुश्किल है। दुनिया में बाकी जगह क्या है, देखिए अमेरिका में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, तो इसलिए सब करना मुश्किल है, लेकिन कुछ और देशों ने ऐसा ठीक होते हुए देखा। रशिया में व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति बने थे, उस समय में एक नियम था कि वो 2 बार ही लगातार राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, लगातार 2 बार। अमेरिका में आप बन नहीं सकते हो 2 बार, यहाँ पर रशिया में था 2 बार लगातार। तो व्लादिमीर पुतिन 2 बार जब राष्ट्रपति बने 2008 में, उसके बाद इनके संविधान में भी आर्टिकल 81(3) था जिसके तहत ऐसा नियम था। तो उन्होंने क्या किया, खुद को कहा कि भाई मैं अब बनूंगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनेंगे दिमित्री मेदवेदेव। तो जब मेदवेदेव बने थे राष्ट्रपति तब प्राइम मिनिस्टर थे ये अपने पुतिन साहब थे, तो प्राइम मिनिस्टर पर पावर सारी इनके पास थी। और इस दौरान जब ये प्राइम मिनिस्टर थे और दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति थे, इन्होंने एक नियम बनाया कि 4 साल नहीं, अब प्रेसिडेंट का टर्म हो जाएगा 6 साल का। तो फिर दोबारा ये चुनाव लड़के आए और फिर पुतिन 2020 में एक और अमेंडमेंट करके कहा कि भाई अब जितनी बार चाहो उतनी बार मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं। तो अभी 2036 तक ट्रम्प जो है वहां के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। यानी इन्होंने क्या किया, पुतिन ने सबसे पहले जो 2 टर्म था, कंसेक्यूटिव 2 टर्म रह सकते थे, 2 टर्म सर्व किया, फिर ये वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन के फिर प्रेसिडेंट बन गए। दोबारा जब प्रेसिडेंट बने तो नियम बदल दिया, अब जितनी बार उतनी बार प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। तो ये इन्होंने बदलाव किए। टर्की में जो तैयब एर्दोगन है, इन्होंने क्या किया, इनका भी टर्म लिमिट था, इन्होंने 2017 में एक रेफरेंडम कराया और टर्म लिमिट को ही हटा दिया। जी जिनपिंग, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं जब तक जीऊंगा तब तक राज करूंगा। लेकिन सभी लीडर ऐसे नहीं है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में कोई टर्म लिमिट नहीं है, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट्री सपोर्ट चाहिए। तो एंजेला मैर्केल ने 16 साल तक रूल किया, उसके बाद वो हट गई। और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास भी कोई टर्म्स नहीं होते, जितना चाहे उतना वो रूल कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, पर अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस चाहिए। जिनको कम हो गया तो फिर वो हट गए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ऐसी कोई टर्म लिमिट नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस उनके पास है अंडर आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3, वो तब तक रूल कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में माना जाता है सोवरेनिटी वोटर के पास है, देयर इज वोटर सोवरेनिटी, देयर इज डेमोक्रेटिक फ्लेक्सिबिलिटी। आप कहोगे कि भाई इतनी बार किसी को चुनाव जितवा दिया तो हो सकता है वो तानाशाह निकल जाए। तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि आप कि अगर संसद में कोई ऐसे प्रधानमंत्री चुन के आवे जो बहुत तानाशाह है, लोगों की नहीं सुनते, तो कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा के उन्हें हटाया जा सकता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2029 तक अभी मेरे राष्ट्र प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, 3रा टर्म है इनका, ये चाहे तो 4था भी लड़ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ अगर गड़बड़ कहीं होती है तो भारत में नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन है। इसी के तहत जैसे वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने चुनाव हारे थे, तो इसी तरह कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यकाल में भी चुनाव हार सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हमेशा के लिए बन गए, वो टर्म के बीच में भी उनका टर्म खत्म हो सकता है अगर उनका बहुमत लोगों ने छीन लिया। बहुमत कैसे छीनेगा? अगर दबाव उन्हें लगा पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है वो कहे कि नहीं हम आपका सपोर्ट वापस ले रहे हैं, तो वो सरकार गिर सकती है। तो इसलिए भारत में एक अलग सिस्टम है और अमेरिका में एक अलग सिस्टम है। लेकिन अमेरिका में जो होता दिख रहा है वो अभी संभावना कम है। सो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जिसके तहत उनकी टर्म की लिमिट है 22nd? क्यों पास कराया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्यों उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 4 टर्म तक सर्व किया था वो जॉर्ज वाशिंगटन के बेसिक नियम को तोड़ते हुए, तो उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराया था। नियम के तहत क्या है, या तो आप 4 8 + 2 10 साल कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्पीकर बन जाए तो कर सकते हैं। दोनों ही काम होते नहीं दिख रहे। अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है रेयर डिजीज के बारे में। भारत को जरूरत है रेयर डिजीज से लड़ने की दवा बनाने के लिए। हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात, रेयर डिजीज होती क्या है? देखिए, रेयर डिजीज की कहानी, कोई ऐसा डेफिनेशन इंडिया में या दुनिया में कहीं भी नॉर्मली रेयर डिजीज क्या होती है इसको डिफाइन नहीं किया जाता है। लेकिन आमतौर पे ऐसा माना जाता है कोई ऐसी बीमारी जो मान लो आपके 1 लाख लोगों में, ठीक है,
जो मान लो आपको 1 लाख लोगों में केवल 100 पेशेंट को होती है, उसे रेयर डिजीज कहते हैं। या फिर जो मान लो 1 लाख लोगों में 2 पेशेंट से भी कम को होती है, उन्हें भी रेयर डिजीज कहते हैं। तो भारत में रेयर डिजीज को लेकर कोई ऐसी डायरेक्टली नियम नहीं है, लेकिन भारत में हम सबको पता है कि हेल्थ और फैसिलिटी टू गेट ट्रीटेड इज पार्ट ऑफ राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ और मेडिकल केयर हमारा फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी के हिसाब से भी आर्टिकल 41 के हिसाब से जरूरी है कि पब्लिक को असिस्टेंस दी जाए जब वो बीमार है सरकार के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये अप्रोच रखने में जो कमियां की हैं आर्टिकल, उसके बारे में बात करता है। देखो, रेयर डिजीज क्या होती है, बहुत कम लोगों को होती है, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो गए, मलेरिया, डेंगू, ऐसी बीमारियां बहुत लोगों को होती है, कैंसर। पर कुछ रेयर डिजीज होती है जो बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, क्योंकि दवा पर ज्यादा रिसर्च नहीं होता, क्योंकि कंपनी को लगता है प्रॉफिट नहीं होगा, कम लोग बीमार पड़ते हैं, कम लोग खरीदेंगे, तो उसके पीछे पैसा क्यों लगा। तो इसीलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में सर्वाधिक पैसा किसी बीमारी के ऊपर खर्च हुआ है आज तक, तो वह गंजेपन के ऊपर, मेल बॉल्डनेस के ऊपर सर्वाधिक पैसा अभी तक फार्मा कंपनी ने लगाया है। क्यों? क्योंकि ये दिखता है अमीर लोग अक्सर गंजे होते हैं। मतलब जब एक एज आती है, जब लोग कमाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके बाल जाने लगते हैं, तो भाई ये तो खूब पैसा लगा देंगे, तो इस पर पैसा इन्वेस्ट करो, कैंसर से भी ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो वही बात है कि अगर कोई ऐसी रेयर डिजीज है जो लोगों को होती ही नहीं है, कम लोगों को होती है, तो भाई कौन पैसा लगाए, इसलिए दवाइयां बहुत महंगी है। तो पार्लियामेंट के हिसाब से अभी भारत में 13,469 लोग हैं जिन्होंने नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इनहेरिटेड डिजीज में अपने आप को रजिस्टर कराया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि भाई जहां कुछ हजार, अगर लाख लोग भी सफर करते हैं, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता कोई हेल्पलेस अप्रोच लेके जाए। मान लो भारत में कुछ हजार लोग को ही कोई बीमारी है, इसका मतलब नहीं कि सरकार कहेगी नहीं बहुत कम लोगों को तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। राइट टू लाइफ आपको मदद करनी पड़ेगी, कोर्ट चुपचाप नहीं देख सकते। और इसीलिए कहा ही जाता है कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं भी हैं या जिनको डिजीज है रेयर, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। भारत में हालांकि केसेस बहुत कम है, उनमें से भी बहुत कम केसेस पर सरकार का फोकस रहता है। पेशेंट्स का तो दुनिया भर में एक्सपीरियंस है, वो ये बताता है कि गवर्नमेंट उनको सीरियसली लेती ही नहीं। भारत में 2021 में एक नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज लॉन्च की गई, जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिफाई भी किया कि आपको 5 मेंबर कमेटी बना के देखना पड़ेगा कि जो आपकी पॉलिसी है, जहां आप सबको सहायता देने की बात करते हो, वो अप्लाई हो या हो भी रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ये जो स्पाइनल मस्कुलर एटॉर्फी, मैं शायद गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम लोगों को होता है, पर इसकी ट्रीटमेंट आती है 72 लाख तक। और सरकार ने कहा है कि हम एनपीआरडी के तहत 50 लाख पर पेशेंट की मदद कर सकते हैं, उससे आगे मदद कर ही नहीं सकते। तो अगर 50 लाख रुपए खर्च हो गए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आप मौत का इंतजार करो, ऐसा सिस्टम है। तो कोर्ट खुद ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि भाई हम इसकी ज़्यादा पैसा दे ही नहीं सकते, हमारे पास फंड नहीं है। तो एक पेशेंट जिनके पैसे खत्म हो गए थे 50 लाख, फिर वो कोर्ट, केरला हाई कोर्ट के पास गए कि भाई आप किसी भी तरह हमारी मदद करिए, कि आप कहिए सरकार को कि हमें पैसा प्रोवाइड करे ताकि हमारा इलाज हो सके। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया, मिनिस्ट्री उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं 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 भाई, हाई कोर्ट ने बोला इलाज करने पर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम इससे आगे इलाज कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, आप एक काम करिए, अभी इस हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगाया और कहा कि ये मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिसाइड करे कि उन्हें क्या करना है। और बोला कि भाई जो पॉलिसी की रेंज है कि भाई कितना पैसा मिलना चाहिए, किस तरह से हेल्प करनी चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जो बोला था उन सब के ऊपर स्टे ले लिया कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम पैसा दे ही नहीं सकते, सपोर्ट कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो अभी पॉलिसी है ना रेयर डिजीज की, उसको लेकर पैराग्राफ 11 जो है वो कहता है कि वो पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो पहले डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के पास जाएंगे, डीपीआईआई के पास जाएंगे, ताकि किसी भी दवा का, जो ऐसी बीमारियों की दवा है, उसका लोकल प्रोडक्शन हो सके। देखिए, दुनिया में जो दवाइयों की जो खोज होती है, जो उस पर काम होता है, वो करती है प्राइवेट कंपनी, खासतौर पे अमेरिका की बिग फार्मा कंपनी, वेस्टर्न वर्ल्ड की। उनका एक मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो वो लाखों की महंगी दवाइयां बनाते हैं, करोड़ों की दवाइयां बनाते हैं। भारत में बनती है जेनरिक दवाइयां। भारत में क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा और पैसे बहुत कम है, तो हम उसी दवाइयों को भारतीय कंपनियां बहुत कम कीमत पे उत्पादित कर सकती है। तो भारत चाहता है कि भारतीय कंपनी उन दवाओं को कम कीमतों पर उत्पादित करे, लेकिन समस्या यही है क्योंकि वो कम लोगों को होती है बीमारियां, इसलिए उनके ऊपर फोकस नहीं होता। तो अभी कई ऐसी बीमारियां, जैसे रिस्डिपाम की बात करें या त्रिकाप्ता की बात करें, जो एसएमए के लिए जरूरी होता है या सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जरूरी होता है, वो लोकली मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। और जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसकी 90 से 95% कम कीमत पर वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो फार्मास्यूटिकल डिवीजन के साथ जाए, वहाँ पर काम करे कि भारत उन दवा को मैन्युफैक्चर कर सके जो कम लोगों को चाहिए पर बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो जी पाएँ, ताकि पेटेंट के ऊपर जो मोनोपोली वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनीज की है वो ना रहे, और वो अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल करके लोगों की सांसें न छीने उनसे। हालांकि
एनपीआरडी जो पॉलिसी है भारत की, उसका इंटेंशन है कि वो मदद करेगा, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो फंड 50 लाख पर पेशेंट की मदद की आपने बात की है, वहां भी पैसा टाइम पर नहीं पहुंचता, फंडिंग की रिस्ट्रिक्शन है, बच्चों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, वो को किया भी जाता है पर वो भी दवाइयाँ नहीं खाते, उनकी भी मौत हो जाती है क्योंकि उनको इलाज एक पॉइंट के बाद किया ही नहीं जा पाता। कई लोगों को पता नहीं है कि ऐसा कुछ सिस्टम भी है जहां वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अवेयरनेस की दिक्कत है। अवेयरनेस के बाद आपका ब्यूरोक्रेटिक डिले है, हर्डल्स है, एडिशनल फंड नहीं मिलते, तो अफोर्डेबल एक्सेस टू जो लाइफ सेविंग थेरेपीज है वो उनको नहीं मिल पाती। इसके अलग अलग लीगल और एथिकल कंसर्न्स हैं, जैसे हम भारत के लोग होते हुए अपने ही लोगों को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किन चीज़ों पे फोकस किया जाए। इस आर्टिकल के ऑथर जो वो मेंबर थे कंसल्टेटिव कमेटी के हेल्थ मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने कहा इस इशू को उन्होंने कई बार उठाया और बोला उम्मीद है कि जल्दी रिजॉल्व होगा। किसी भी परिवार में अपने बच्चों को इस तरह एक बीमारी से जो इलाज की जा सकती, इसलिए इलाज नहीं हो पाया क्योंकि उसकी दवा इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकार ने कहा हम भाई इसमें हेल्प करेंगे नहीं। जब ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली कोई भी परिवार इसको समय तक झेल नहीं सकता, तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों में बदलाव किए जाए। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है शेपिंग अ फ्यूचर वर्कफोर्स के बारे में। क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, क्या नाम है उस रिपोर्ट का, ठीक है, पेपर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से, वो है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है? नहीं, ये क्यूएस की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। ये दो रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, एक फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ये किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। दूसरी किसकी है? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, ये किसका है? क्यूएस का। इन्होंने बताया कि भारत की वर्कफोर्स के साथ क्या समस्या है, वो कितनी प्रिपेयर्ड है भविष्य के लिए। इन्होंने एक पूरा रोड मैप बताया है कि कैसे यूनिवर्सिटीज को और गवर्नमेंट को इस चीज को रिजॉल्व करना है। देखिए जितनी तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, फ्यूचर में चीजें कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी, एआई, नई कैपेबिलिटीज, तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो करिकुलम है वो आउटडेटेड हो गया है। हम जिस स्किल्स पे फोकस करते हैं वो स्किल्स भी अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रही हैं, यानी वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज को और अपनी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी डिमांड को देखते हुए अपने लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए और एजुकेट करने के लिए फोकस करें। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, पहली बात, कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने ये हाईलाइट किया है कि भारत में और दुनिया भर में जो ग्लोबल फोर्सेस है, जिसके हिसाब से ग्लोबल लेबर मार्केट मूव करता है, 2030 तक बदल जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेमोग्राफिक शिफ्ट, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, ग्रीन ट्रांजिशन सबसे प्रमुख कारण है। क्लाइमेट चेंज में भी आप फोकस कर रहे हो तो आप क्लीन एनर्जी चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपकी कई देशों में जो अवस्था है एज है लोगों की वो ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही है, तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग अलग है। टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अब डिजिटल एक्सेस आपको यूनिवर्सल करना पड़ेगा, सबको बेसिक डिजिटल नॉलेज आ चुकी है मेजरली कई देशों में, तो आपको डिजिटल एक्सेस पे फोकस करना पड़ेगा, अपने लोगों की डिजिटल स्किल्स एनहांस करनी पड़ेंगी, उनके अंदर आपके पास एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे खुद को अडेप्ट करना है। तो टेक्नोलॉजी जहां हमारे लिए मार्केट में इकोनॉमिक फ्रंट पर जॉब मार्केट को बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे ग्रीन इंडस्ट्रीज या ग्रीन जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, ग्रीन इंडस्ट्रीज पे फोकस है, सोलर, विंड, ऐसे कामों में जहां पर इमिशन कम हो, तो उसके हिसाब से आपको अपनी इंडस्ट्री को भी रिशफल करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते आए हैं पेट्रोकेमिकल्स में, थर्मल पावर में, उनकी जॉब जा सकती है और वो जॉब शिफ्ट होगी ग्रीन जॉब्स की तरफ। तो इस तरह से लेबर मार्केट शिफ्ट कर रहा है जहां पर नए तरीके के बदलाव देखे जा रहे हैं, जहां एक तरफ 170 मिलियन नए जॉब क्रिएट होंगे जो ग्रीन जॉब्स होंगी, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी होंगी, जो क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगी, लेकिन इसके अलावा जॉब डिस्प्लेसमेंट भी होगी। 92 मिलियन रोल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जो किसी काम के नहीं रहेंगी। तो उन चीज़ों के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस शिफ्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर्स को अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी वेज बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिले जिससे वो अपने आप को स्किल को अपग्रेड कर पाए। अपने एम्प्लॉय वेलबींग भी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि 100 में से जो सिर्फ 59 जो वर्कर्स हैं उनको रिक्वायर होगी कि वो एनालिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी में ज्ञान प्राप्त करें। बिग डेटा स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, एआई इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, जहाँ पर लगातार ग्रोथ देखने की संभावनाएं हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एडवांस टेक्निकल और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप की जाए। अप स्किलिंग सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए अपने आप को खड़ा कर सकें, और जो मार्केट अब डेवलप हो रहा है वो पहले से काफ़ी अलग है, तो उसके हिसाब से स्किल्स डेवलप करना, सॉफ्ट स्किल डेवलप करना, इमोशनल इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, कैसे आप सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। आपको इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, केवल हार्ड स्किल्स नहीं, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स,
डिसीजन मेकिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। मैं दूसरी तरफ जो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कई चीजें बोली। उसने बोला कि दुनिया में एआई और स्किल इंडिया के हिसाब से इंडिया की रैंक सेकंड है, जिसमें कि इसका मतलब है भारत में बहुत सारा पोटेंशियल है कि जहां इंडिया इन सब के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन उन्होंने बोला कि वर्कफोर्स स्किल्स बहुत पीछे हैं, सप्लाई साइड बहुत सारी दिक्कतें हैं। भारत को एक प्रॉब्लम यहाँ देखने मिल रही है, जहां भारत के पास एबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है, रिक्रूट कर सकता है फ्यूचर फोकस स्किल्स के हिसाब से। यानी इनका जो स्कोर है फ्यूचर फॉर वर्क पैरामीटर में, यानी यहाँ 99.1% स्कोर है। इसका मतलब हमारे पास वर्कफोर्स है जो डिमांड्स फ्यूचर की जो है उसको मीट कर सकती है। ठीक है, ऐसा हमारे पास एबिलिटी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्कफोर्स है उसके पास वो स्किल की कमी है। हमारे पास है पोटेंशियल, लेकिन रियलाइज नहीं कर पा रहे। उन्होंने बोला कई ऐसी कमियां हैं, जैसे भारत में इंटरप्रेन्योरियल और इनोवेटिव माइंडसेट की कमी है। ओवरऑल रैंकिंग एकेडमिक रेडीनेस में भारत की 26वें नंबर पर है दुनिया में, कि हम एकेडमिक के लिए कितने तैयार हैं इन बदलावों के लिए जो हमारे स्किल्स में हो रही हैं, जो जॉब मार्केट में हो रही है। तो क्या हम कितने तैयार हैं एकेडमिक के लिए? क्या हमारी करिकुलम वैसा है कि वैसी शिक्षा हम दे रहे हैं? तो उसमें हम बहुत पीछे रह रहे हैं अभी भी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इंडिया के पास एक और दिक्कत है कि भारत फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में बहुत कम है। 115.6 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। इसका एग्जाम्पल तो जो पीयूष गोयल जो भारत के मंत्री है, उन्होंने हाल में ही बोला था कि भाई आप बिस्किट्स और कुकीज बना के कहते हो आपने स्टार्टअप कर लिया। स्टार्टअप क्या? आपने टेक्नोलॉजी पे काम किया क्या? आपने जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वहां काम किया, सेमीकंडक्टर्स जहां फ्यूचर मूव करेगा। आप कब तक बिस्किट बेचोगे? बिस्किट को हमने अच्छे से काट लिया, ये स्टार शेप बिस्किट बना दिए, वो इनोवेशन नहीं है। ठीक है, वो हाँ एक अच्छा कि आप अच्छा कुछ बना लें, बहुत अच्छी बात है, वो आप बिजनेस बना सकते हो, पर वो इनोवेटिव नहीं है। इनोवेशन की ओर फोकस अभी तक भारत में कम है। भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हम थोड़े से इस मामले में कंजर्वेटिव हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एजुकेशनल सिस्टम को बदलें ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से, वर्कफोर्स डिमांड्स के हिसाब से, तभी जाकर स्किल गैप्स आइडेंटिफाई होकर हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को, उनके करिकुलम को, हमारी फैकल्टीज की जो एबिलिटी है वो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब पे काम करके इन चीज़ों को इवॉल्व कर पाएंगे। तभी जाकर हम इन सब के बीच में एक कोलैबोरेशन कर पाएंगे। कोलैबोरेशन किन के बीच में चाहिए? कोलैबोरेशन चाहिए एकेडमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ताकि इंडस्ट्री भी एकेडमिया के साथ कोलैबोरेट करे कि यूनिवर्सिटी लेवल पर ही आपको एक्सपोजर मिले। एकेडमिया वो चीज़ें पर काम करे जिसके तहत जब लोग पढ़ के जाए तो उनको रोजगार मिल सके, और पॉलिसी मेकर्स इस तरह फैसिलिटेट करे, इस तरह की सुविधाएं लेके आए ताकि ऐसे नियम हो, ऐसे सिस्टम्स हो जिसके तहत कॉलेज यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ाया जा सके जो एप्लीकेबल है मॉडर्न वर्ल्ड में। जो दुनिया ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने करिकुलम को हम डिजाइन कर सके। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमें हैकाथॉन, स्टार्टअप इनक्यूबेटर, डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप के ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें एक ग्रीन करिकुलम लाने की ज़रूरत है, ताकि सस्टेनेबल जो रिसर्च है, सस्टेनेबल सेक्टर्स के ऊपर लोगों की स्किलिंग की जाएगी। सस्टेनेबल सेक्टर एक बड़ा सेक्टर बन के उभर रहा है, वहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट लेड कम्युनिटी बिल्ड की जाए, ताकि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उससे लड़ने के लिए लोग प्रिपेयर रहें। उन सेक्टर्स में जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब्स है, जिन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा सकता है वहाँ फोकस करनी। तो हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, एजुकेशन इंडस्ट्री गैप को फुलफिल करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को एकेडमिया के साथ और पॉलिसी मेकर्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा एकेडमिया को कि भाई जॉब्स कहाँ शिफ्ट हो रही है, करिकुलम कैसे शिफ्ट करना है। जब तक पॉलिसी मेकर्स उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, उनको सहायता नहीं करेंगे, उनको एक मौका नहीं लेंगे, भाई अगर आपका करिकुलम ऐसा है, इतने लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी होती है, हमारा वर्क से इतना स्किल्ड होता है वर्कफोर्स, तो इतना हम आपको और मदद करेंगे, चाहे ग्रांट्स के थ्रू हो, चाहे सपोर्ट के थ्रू हो। जब तक वो नहीं किया जाएगा तो हमारा करिकुलम भी नहीं बदलेगा। और इसीलिए इन सब को कोलैबोरेट करके हमारे स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री प्लेयर्स को स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के ऊपर निवेश करना चाहिए, मेंटरिंग के ऊपर निवेश करना चाहिए, ताकि उनको रियल टाइम इंसाइट मिल सके स्टूडेंट्स को कि भाई मार्केट को क्या चाहिए, हमारे पास कौन सी स्किल है, किस स्किल के ऊपर काम करें, ताकि हम भी कल को जॉब करने जाएं तो एक सीधा मैच हो जाए। फैकल्टी डेवलपमेंट एक और एरिया है। यूनिवर्सिटीज़ को अपनी फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जो वो अभी तक नहीं कर पा रहे, ताकि ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बेहतर हो पाए, डेवलपमेंट बेहतर हो पाए, सिस्टमिक रिफॉर्म्स बेहतर हो पाए। अन्यथा ये सब पीछे रह जाएगा। इंडिया के एजुकेशन में, खासतौर पर हायर एजुकेशन में, अभी एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, जो पूरी तरह से एजाइल रहे, फ्यूचर फोकस रहे और समय के हिसाब से कन्वर्ट कर सके, चीज़ों को शिफ्ट कर सके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड द जॉब मार्केट। ये था हमारा आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।